हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 5 बनाने वाले हैं और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर जो वीडियो है, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमी जोन, यानी कि इसको बोला जाता है सेज, यानी कि SEZ। ठीक है, इसको सेज के नाम से जाना जाता है, न्यू इकोनॉमी जोन। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो यहाँ से आपको वीडियो को पूरी को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी पता चलने वाली हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो पेपर होने वाला है उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। आगे चलते हैं, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए हम बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में। तो देखिए, जो स्पेशल इकोनॉमी जोन है ये एक भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है, जहां पर व्यवसाय और व्यापार दोनों का ही आपस में लेन देन होता है, आपस में संबंध होता है। और जो देश की जो प्रथाएं होती हैं उसके कुछ भाग इससे क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ज़्यादातर क्या है, जो कल्चर वगैरह को मोस्टली ज़्यादातर फोकस नहीं करता है। तो आगे इसको दूसरे शब्दों में देखें कि जो ये भौगोलिक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, व्यवसायों को एक विशेष अधिकार दिया जाता है। जो सहज स्थापित करने के पीछे क्या होता है, मूल विचार यह है, मतलब इसके पीछे एक क्या विचार है, माने कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो व्यवसाय होता है उसकी संरचना और परिवेश का जो निर्माण होता है उनको रातों रात संभव नहीं हो पाता। कहने का मतलब, कुछ ऐसे हमारे उद्योग होते हैं, कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनको एकदम से हम डेवलप नहीं कर सकते, बहुत जल्दी उनको हम आगे, उनके लिए हम नियम कानून वगैरह नहीं बना सकते। तो इसीलिए क्या होता है, सहज स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जाता है। इसी को सारे क्या आते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, और इसके जो अधिकार होते हैं यही तय करता है कि जो व्यवसाय और व्यापार होता है उसके अंदर जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को किस तरीके से सोल्व किया जाए, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, और कौन कौन से उसमें नियम कानून काम करेंगे। ये हमारे पूरे जो नियम कानून होते हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तय करता है। यानी कि जो सेज एक्ट 2005 में सेज और इसके अंदर संचालित इकाइयों की स्थापना के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया। मतलब पहले इसको सिर्फ रनिंग बेस पे ऐसे टेम्परेली चलाया गया, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, फिर 2005 में सेज को एक बहुत अच्छी तरीके से संचालित मंच दे दिया गया कि अब आप आराम से अच्छे से आप गवर्नमेंट की सपोर्ट लेकर आप क्या कर सकते हैं, आगे आप व्यापार को इंक्रीज करा सकते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो भी इस फील्ड से क्या होता है जुड़ता है उसको सस्ता माल दिया जाता है, यानी कि सस्ता कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। उसके बाद में औद्योगिक सेवाएं, उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है। 5 साल की जो कर नीति है, मतलब 5 साल तक उसको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, सब ये संस्था के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में श्रम में लोचशीलता लाने के लिए, मतलब किस तरीके से उसको आगे वर्करों से या फिर मशीनरी या फिर किस तरीके से उसको क्या है आगे रनिंग फेस करना है, किस तरीके से आगे उसको डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो पूरा क्या होता है, सहज उनको बताता है, पूरा सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करी जाती है। सहज की इकाइयों को पहले 5 वर्षों तक निर्यात से होने वाली आय पर आय कर नहीं देना पड़ता। मतलब जो उनकी पहली इनकम होती है तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है 5 साल तक। फिर अगले 5 सालों तक इसके लिए 50% आयकर देना पड़ता है, मतलब 50% फिर आगे से उसको देना पड़ेगा। उसके बाद में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मिनिमम जो टैक्स होता है उसमें उसको छूट दी जाती है। और केंद्र और राज्य के स्तर होने वाले अनुदान, यानी कि जो अनुमोदन जो होते हैं, अनुमोदन मतलब जो उनके जो अनुदान वगैरह या फिर जो उनकी रियायत वगैरह होती है, या फिर जो गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी वगैरह जो होती हैं वो उनको दी जाती है, उनको फैसिलिटी सारी की सारी दी जाती हैं, जिससे कि वो आगे अपना डेवलपमेंट अच्छे से आसानी से कर सके। तो ये सहज था, ठीक है, यानी कि न्यू स्पेशल इकोनॉमी जोन।
आगे हम बात करते हैं WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉलिटिकल, अगर आपके पास में है तो पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आई होप इकोनॉमी वाले भी बहुत अच्छी तरीके से ही इसको जानते हैं। तो WHO बनने से पहले एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था गेट, यानी कि विश्व व्यापार से पहले क्या था, एक गेट नामक संस्था थी जिसकी स्थापना करी गई थी 1948 में। 23 देशों ने मिलकर करी गई थी व्यापार से रिलेटेड ही। लेकिन क्या हुआ, इसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ क्या थी, दी नहीं गई थी, कुछ टर्म कंडीशंस इसकी अलग थी। तो इसको क्या किया गया 1995 में, यानी कि 1995 में क्या किया गया, जो गेट था उसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया है। और इसको क्या दिया गया, बहुत ज़्यादा इसको पावर्स दे दी गई और बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से नियम कानून बनाने के लिए अधिकार वगैरह इसको दे दिए गए, क्योंकि गेट के पास में जो अधिकार नहीं थे उसको WTO को दे दिए गए थे। मतलब गेट का जो अपडेट वर्जन है वो WTO है, अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये WTO था। अगर बात करें कि हम जो WTO है ये काम क्या करता है, यानी कि इसका फंक्शंस क्या है, इसके काम के है क्या, ये करता क्या है, तो देखते हैं कि पर शुल्क और गैर शुल्क के सभी प्रतिबंधों को हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए WTO काम करता है। मतलब सबको एक साथ एक मंच प्रोवाइड कराता है कि पूरे देश क्या कर सकते हैं, आपस में आकर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। व्यापार के लिए सभी नियम कानून और रक्षा के जितने भी कानून व्यवस्था होती है वो सब WTO का ही काम होता है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद में वस्तु और सेवाओं के जो व्यापार को बढ़ावा देना इसका काम होता है। मतलब जो वस्तु और सेवाएं होती है इनको किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, इनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसका सारा का सारा रिस्पॉन्स किसका होता है, WTO का होता है। पर्यावरण का संरक्षण करना भी इसका काम होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि व्यापार के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दे, तो ये उसके पीछे उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आप अपने व्यापार को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। मतलब दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकता है ये, या फिर बहुत सारे देशों के बीच में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से करवा देता है। ये WTO का ही काम होता है। आई होप अच्छे से आपको ये समझ में आ रहे होंगे जो इसके वर्क हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो LPG नीति थी, मतलब जो LPG अपनाई गई थी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनको जो अपनाया गया था, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इसकी एक समीक्षा यानी कि ओवरव्यू देख लेते हैं। यानी कि LPG से, क्योंकि चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है तो बस एक ही छोटा सा ओवरव्यू है। LPG से अभिप्राय क्या होता है, यानी कि लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और आपका वैश्वीकरण यानी उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम नई आर्थिक नीति यानी कि NEP यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें LPG के गुण क्या क्या है, LPG के गुण थे कि आर्थिक विकास को अच्छे से ग्रोथ करना, जिसके अंदर आपकी क्या है, GDP उसको बढ़ाना, कि पहले जो हमारी GDP थी 1991 तक की जो GDP थी वो 5.6 से बढ़कर कितनी हो गई थी, कितनी थी पहले, ये हमारी इतनी थी, सॉरी, ठीक है, ये उल्टा हो गया, 80 से और उसके बाद में हमारी 2001 तक। ठीक है, मतलब पहले हमारी इतनी थी 80 से इसके बीच में, और उसके बाद में 92 से लेकर 2001 तक की 6.1 हो गई थी, यानी कि इंक्रीजिंग हुआ था 1% के समथिंग। उसके बाद में अगर हम देखें औद्योगिक क्षेत्र की जो विकास दर में बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, कमी आई थी। लेकिन सेवा क्षेत्र में क्या हो गया था, जो इसका विकास दर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब तीसरा फील्ड यानी कि जो सेवा क्षेत्र था वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। वर्तमान में जो देश की GDP, मतलब अभी ये बहुत, अभी हम श्योर नहीं है कि ये कितनी है, क्योंकि जब ये बुक के अकॉर्डिंग था 1999 में, ये उस समय की ही आपकी जो GDP है उतनी थी। उसके बाद में क्या है, जो विदेशी निवेश है उसमें वृद्धि करना इनका काम था। मुद्रास्फीति पर रोक लगाना, निर्यातों में वृद्धि होना। उसके बाद में आयातों से जो प्रतिबंध है उनको हटाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतियोगिता करना, ये सब इसका काम था। उसके बाद में औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक, मतलब क्या है, जो अर्थव्यवस्था, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसने LPG को अपनाया था, उसमें क्या है, ये एक प्रेरक के रूप में उसको सिद्ध किया। और LPG के बाद में क्या हुआ, भारत में IT सेक्टर यानी कि जो IT उद्योग है बहुत जल्दी से ग्रोथ होने लगा और उसकी एक अलग पहचान बन गई थी। उसके बाद में राजकोषीय घाटे पर रोक लगी, क्योंकि LPG से पहले क्या है, निरंतर क्या है, घाटा बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उसमें अभी
रोक लग चुकी थी। उसके बाद में मुद्रा स्थिति पर रोक लग गई थी, मतलब मुद्रा की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। हमारी जो मुद्रा थी उसको इंटरनेशनल लेवल जो था, हमारा इंटरनेशनल जो लेवल था वहाँ पर उसको क्या है वैल्यू नहीं दी जा रही थी, लेकिन वहाँ पर उसको भी वैल्यू फिर दी गई थी। उसके बाद में एकाधिकार बाजार में जो प्रतियोगिता देखने के लिए मिली, मतलब यहाँ पर ये जो बाजार था वो इंक्रीज हो गया था। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स हैं इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो आपके डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको कोई बच्चा अगर हमारे वीडियो न्यू स्टूडेंट है वो देख रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तब तक के लिए मतलब अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट रखिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू।